बिहार साहब, मुझे आप बताइए, लालू यादव की इस राजनीति में, लालू यादव के इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल करियर के अंदर क्या इस बार वो अपने प्रेजेंस का डिविडेंड तेजस्वी यादव को दिला पाएंगे? देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि लालू जी नाम है कमिटमेंट के, लालू जी नाम है अपने वचन पर टिके रहने के। और लालू जी का जो विचार है वो स्पष्ट है। उन्होंने कभी भी उस भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं किया जिस भारतीय जनता पार्टी ने इनसे समझौते के लिए हमेशा लड़ाई रहे कि किसी तरह से लालू जी के साथ अगर समझौता हो जाएगा तो हमारी राजनीति मजबूत हो जाएगी और उत्तर भारत में हमको किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन लालू जी ने सामने खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का न सिर्फ विरोध किया बल्कि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे धुरंधर नेता को, जो देश के अंदर जिस तरह से माहौल खराब कर रहे थे, उसमें गिरफ्तार करवा करके उन्होंने आडवाणी जी को फोन करके कहा कि मैं आपको अच्छे जगह भिजवा रहा हूं, अब मसान जोड़ दुमका भेजने का काम किया और उनके लिए सारी सुविधा मुहैया कराई, लेकिन अपने कमिटमेंट से उनके साथ समझौता नहीं किया। इसलिए लालू प्रसाद जी राजनीति में जो प्रासंगिकता है वो हमेशा बनी रहेगी। और लालू जी ने जो पिछड़ों, शोषितों, वंचितों और समाज के सभी वर्गों को जो मान सम्मान दिया, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी जैसी शक्तियां कहीं ना कहीं एक राजनीतिक चक्रव्यूह रच करके, जो राजनीति षड्यंत्र रच करके जिस तरह का खेल खेला, उसी खेल का परिणाम है कि आप जैसे लोग भी उनको कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जबकि इस नहीं, मैं दूसरे तरीके से एजाज भाई नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं सिर्फ वही बातें बता रहा हूं जो सार्वजनिक तौर पर, सुनिए ना एजाज भाई, सुनिए ना एजाज भाई, जो सार्वजनिक पटल पर है, थोड़ा रुकिए जगन्नाथ मिश्रा आपके राजनीति के लिए फिट बैठते हैं, लालू जी आपकी राजनीति के लिए फिट नहीं बैठते हैं। इसीलिए आप लालू जी को डिफेंड करने के लिए तरह तरह के बातों से, तरह तरह के, अरे मैंने अभी लालू जी की तारीफ की भाई, मैंने इतनी तारीफ की, उनकी इतनी तारीफ की कि लोग मुझे कहेंगे कि आप लालू जी के फेवर में चुनाव से पहले क्यों बात कर रहे हो। आगे बढ़ाते हैं और हम किस पर बात कर रहे हैं, अंतिम महासंग्राम किसके नाम, क्योंकि दो कल्ट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज, एक तरफ लालू यादव, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, आखिरी बार ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है दोनों आमने सामने हैं, क्योंकि अगला चुनाव 2030 में होगा और 2030 दोनों की सेहत के हिसाब से किस तरीके का रहता है, इसके बारे में जो है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि ये चुनाव इन दोनों का अंतिम चुनाव है। बिहार की राजनीति में पिछले 35 सालों से या तो लालू यादव का जलवा रहा है या नीतीश कुमार का। दोनों नेताओं ने बिहार की सियासत को एक नई पहचान दी है, लेकिन दोनों का अंदाज एक दूसरे से काफी अलग माना जाता है। लालू यादव की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है उनके सामाजिक न्याय का फॉर्मूला। इसके तहत उन्होंने हाशिए पर पड़े पिछड़ों और दलितों को अलग पहचान दिलाई। देश में मंडल की राजनीति के साथ साथ लालू यादव उसके सशक्त पुरोधा माने जाते थे। खास बात यह है कि आरक्षण की लड़ाई को आगे बढ़ाकर उन्होंने पूरे देश में इसके लिए माहौल बनाया। पिछड़े वर्ग के लोगों को राजनीतिक ताकत देने के लिए लालू यादव को हमेशा याद किया जाएगा। लालू यादव ने बिहार में हिंदू मुस्लिम सौहार्द को भी मजबूत बनाया। सबसे खास बात यह कि कांग्रेस और बीजेपी जैसे राष्ट्रीय पार्टियों के बीच उन्होंने बिहार में क्षेत्रीय राजनीति को शीर्ष पर पहुंचाया। देश में थर्ड फ्रंट की सियासी जमीन को मजबूत करने और बतौर रेलवे मंत्री भी लाभ में लाने का श्रेय लालू यादव को जाता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की बात करें तो उनके पास भी उपलब्धियों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। बिहार में सुशासन राज स्थापित कर राज्य को विकास के पथ पर ले जाने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। उन्होंने बिहार में सड़क, बिजली और शिक्षा के ढांचे में बड़ा सुधार किया। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। आरक्षण और साइकिल योजना काफी कामयाब रही। इसके अलावा बिहार में जातिगत जनगणना का सफल प्रयोग भी नीतीश सरकार में ही हुआ। उनके राज में बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई। बतौर रेल मंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार को कई बड़े प्रोजेक्ट दिए और लालू यादव की तरह नीतीश कुमार ने भी बिहार में क्षेत्रीय दल की राजनीति को विस्तार दिया। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। समीर चौगावकर जी के पास चलता हूं। समीर चौगावकर जी, हमने देखा एक तरफ लालू की पर्सनालिटी, दूसरी तरफ नीतीश की पर्सनालिटी, और एक बात कही जा सकती है कि 35 साल में इन दोनों ने पूरे प्रदेश की राजनीति को अपने दोनों पर तरफ घुमाए रखा, देश की केंद्रीय पार्टियों को हाशिए में रखा। कैसे कर पाए ये दोनों ऐसा? देखिए, मुझे लगता है कि जिस समय जब बिहार के अंदर जब जयप्रकाश नारायण ने जो 1977 में जो
आंदोलन किया था 75 इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ, उस समय ये सब लोग जयप्रकाश नारायण के प्रोडक्ट निकले हुए, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे उस समय नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो। उस समय एक बिहार में नए नेताओं की पौध जयप्रकाश नारायण ने निकाली जो एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स के लिए पहचाने गए। जयप्रकाश नारायण ने उनको दिया, हालांकि जयप्रकाश नारायण बाद में अस्वस्थ हो गए, उनकी डेथ जल्दी हो गई, लेकिन इन लोगों ने तब तक अपनी जमीन तैयार कर ली। जब लालू प्रसाद यादव राजनीति में आए, 26-27 साल की उम्र में छपरा से सांसद बन गए, जब उनको टिकट मिला पहली बार, तो उन्हें लगा कि भाई ये यहाँ बिहार में सारे मुख्यमंत्री अपर कास्ट के, सिंह और ब्राह्मण है, तो उन्होंने पिछड़ों को एकजुट करा और पिछड़ों की वो आवाज बने। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने सबको इकट्ठा किया, उसके बाद उन्होंने बिहार की राजनीति में पिछड़ों को सत्ता जो हशी में सत्ता में लेकर आए, उसके दम पर उन्होंने 15 साल राज किया। लेकिन 15 साल राज के दौरान वो पिछड़ों की बात जरूर करते रहे, लेकिन पिछड़ों को जो सामाजिक न्याय जो कहते हैं कि जो बड़ी ताकत के रूप में लेके आना चाहिए, राहुल उसके अंदर लालू प्रसाद यादव चूक गए, परिवारवाद की राजनीति में चले गए, करप्शन के आरोप लगते रहे। उसके बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ राजनीति में निकले। नीतीश कुमार ने जिन्हें लालू प्रसाद यादव को विपक्ष का नेता बनवाया था, वो नीतीश कुमार ने लालू को बहुत सपोर्ट किया, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने देखा कि लालू प्रसाद परिवार की और भ्रष्टाचार की राजनीति कर रहे, अलग कर रहे। नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस के साथ अपनी उन्होंने अलग राजनीति को शुरुआत की, समता पार्टी बनाई। बाद में ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ क्या हुआ, नीतीश कुमार ने बाद में फिर जनता दल यूनाइटेड में किस तरीके से अपना प्रभुत्व बढ़ाया, और फिर नीतीश कुमार एक पूरे विपरीत धारा में चले। न परिवारवाद का आरोप नीतीश कुमार पे लगा, न करप्शन का आरोप लगा, और नीतीश कुमार ने देखा कि भाई बिहार में अगर लालू प्रसाद यादव को आपको हराना है तो आप अकेले की बस की बात नहीं है, आपको किसी का साथ चाहिए। और फिर भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी का उनको साथ मिला, पहली बार 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, फिर 2005 में बने। और नीतीश कुमार चूंकि अब दोनों के साथ सरकार बनाने की स्थिति में थे, तो उसका लाभ उनको मिला। 2014 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा। 2015 में जब वो लालू के साथ चुनाव लड़े तो प्रचंड बहुमत की सरकार उन्होंने वहां अंदर बनाई, फिर वो बीजेपी के साथ चले गए, बीजेपी के साथ सरकार बनाई। तो नीतीश के साथ राजनीतिक फायदा ये रहा कि वो लालू के साथ भी जा सकते हैं, वो बीजेपी के साथ भी बना सकते हैं, और इसी कारण वो 20 साल मुख्यमंत्री बने रहे। लालू और बीजेपी के साथ ये कि वो अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं हो सकती है, दोनों नदी के दो किनारे जो कभी मिल नहीं सकते, उसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और भारतीय की राजनीति में नीतीश कुमार लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे। अब नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या होगा? उनके बेटे निशांत कुमार 50 साल के हो गए, कहा जा रहा था कि इस बार वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनको टिकट मिला नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लंबी राजनीति की तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार उनको लड़वाना नहीं चाहते थे, बिल्कुल, ये सार्वजनिक तौर पर अशोक चौधरी ने मेरे एक इंटरव्यू में माना था कि नीतीश कुमार निशांत कुमार को न राजनीति में फिलहाल लाना चाह रहे हैं, न उनको चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं। अगर चुनाव के बाद कुछ होता तो होगा, तो उस तरह से सोचा जाएगा। अब जेडीयू नीतीश के बाद 2 हिस्सों में टूटेगी। एक बड़ा वर्ग जो है वो चला जाएगा आरजेडी कांग्रेस की तरफ, एक बड़ा वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। जेडीयू का कोई बहुत बड़ा भविष्य है नीतीश के बाद, जेडीयू का खत्म होना। यही सवाल जेडीयू से हम मनोज दास से लेते हैं। मनोज जी, आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार के बाद जेडीयू कहां? यह सवाल भी खड़ा होता है, क्योंकि आज का डिस्कशन हम एक बड़ा डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें लार्जर देन जो दिख पाए उससे एक लार्जर छवि पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के बाद जेडीयू कहां खड़ा होगा, यह भी बताइए। देखिए दीपक जी, समीर साहब अपना अनुभव बता रहे हैं, अपना विश्लेषण बता रहे हैं। खैर, नवीन उपाध्याय जी का तो कई लेख है कि उस पर क्या है नहीं है, तो मैं उस बात को नहीं कहता हूं। अब भविष्य में क्या होगा इसकी तो मैं भी नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमारे यहाँ भी सेकेंड लाइनर हैं, वह उसको आगे ले चलते हैं, नहीं ले चलते हैं, ये सिस्टम है। जहां तक उनके बेटे का सवाल है, तो बेटे को राजनीति में लाना नहीं लाना ये तो नीतीश कुमार जी के ऊपर था, वो नहीं लाए। अब आगे देखिए, लेकिन हमें लगता है कि चूंकि नीतीश कुमार जी के द्वारा इस जदयू को सींचा गया हुआ है और इसमें कई पौधे ऐसे हैं जो जरूरत पड़ने पर दल को संभाल सकते हैं, चला सकते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट अभी हो रहा है। इसलिए ये गर्व की बात है। दूसरी बात नहीं बताइए ना मुझे, आपने कहा कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो लगाए गए हैं, तो ये क्या संजय झा हैं, ये क्या लल्लन सिंह है? मनोज जी, नहीं, बहुत लोग हैं, केवल संजय झा ही नहीं है, ललन सिंह ही भी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, आप उसको नहीं नकार सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिन्होंने समता पार्टी के मूल रूप से भी जो स्थापना किया
उसमें भी कई लोग हैं जिनके साथ नीतीश जी की एक अलग बातचीत भी होती है। जो लोग जदयू में शामिल हुए हैं उसमें से भी कुछ लोग हैं। तो ये तो उस समय देखा जा सकता है कि किनको कुवत मिलती है और वह उसको संभाल सकते हैं कि नहीं संभाल सकते हैं। कई दल ऐसे बने, लोक दल बने थे 1985 में चौधरी चरण सिंह के, उनकी भी स्थिति थी, फिर वो चले गए। तो हम उसकी नहीं कह सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन हमें इतना विश्वास है कि नीतीश जी ने जिन पौधों को सींचने का काम किया है, वह पौधा, इस पौधे को कोई व्यक्ति जदयू के जो साथी होंगे, हमारे सीनियर लीडर होंगे, वो कभी इसको मुरझाने का प्रयास नहीं करेंगे। मैं समझ गया मनोज जी, आपने बड़े सारगर्भित तरीके से अपनी बात कही है। रुक जाइए, अब थोड़ा हम ब्रेक लगाना भी सीखे, लगातार बोलते ना रहें, थोड़ा बातचीत के स्टाइल में बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। नवीन जी, मुझे आप बताइए, क्या ऐसे पौधे हैं जेडीयू में जो जेडीयू को नीतीश कुमार के बाद संभाल पाए, और क्या बिहार में जिस तरह की राजनीति होती है क्या उसको अलाउ करती है? देखिए दीपक जी, अगर नीतीश कुमार, देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि नीतीश कुमार जिस कास्ट से आते हैं, बिहार की राजनीति सबको जानता है कि जात के आसपास घूमती है। नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा जो काम किया कि कुर्मी कास्ट से वो आते हैं, जिसकी पॉपुलेशन करीब 3% है, 3-3.5% जो भी होगा। बिहार जैसे जगह में 3% वोट रखने वाला आदमी 20 साल से चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। ये एक अपने आप में नीतीश कुमार ने जो प्रूव किया कि एंटी यादव पोलराइजेशन अमंग बैकवर्ड कास्ट को कैसे किया जाए, उस तरह का कोई व्यक्तित्व हमको जेडीयू के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। संजय झा और ललन सिंह अपर कास्ट से आते हैं, वो विजेंद्र यादव काफ़ी एज के हो चुके हैं, और उसके अलावा हमको कोई अशोक चौधरी बाहर से आए हैं और काफ़ी स्कैंडल्स में फंसे हुए हैं। तो हमको ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है जेडीयू के अंदर जो कैपेबल है कि जिस तरीके से की राजनीति नीतीश कुमार ने की, कि एंटी यादव जो बैकवर्ड कास्ट को पोलराइज करके अपने पास रखा और उन्होंने ईबीसी का एक वोट बैंक क्रिएट किया, महिलाओं के बीच वोट बैंक, उस तरह का पर्सनालिटी हमको जेडीयू के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। दलित वोट बैंक क्रिएट किया उन्होंने। हम समीर जी की इस बात से सहमत हैं कि इनएविटेबल है कि जेडीयू का विघटन जो है आने वाले दिनों में होने वाला है। एक तबका जो है, देखिए वो चाह रहा था दीपक जी, एक तबका कि जेडीयू को बचाया जाए, और वो तबके के लोग जो है वो चाह रहे थे कि नीतीश कुमार के बेटे को सामने लाया जाए। लेकिन जो लोग दूसरे पार्टियों से बार्गेनिंग कर रहे हैं जेडीयू के भविष्य को लेकर, वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार के लड़के सामने आए। और मैंने ये सवाल अशोक चौधरी से पूछा था, तब अशोक चौधरी ने साफ साफ कहा था कि हमें तो इस बात के संकेत नहीं मिले हैं कि नीतीश कुमार निशांत कुमार को राजनीति के अंदर लाना चाहते हैं। और मैंने वो ब्रेकिंग न्यूज भी चलाई थी इलेक्शन से लगभग 2 महीने पहले, और वही उनकी बात बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही साबित हुई। अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं। बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी, किसकी जीत और किसकी हार होगी, ये तो अभी तक दावे से कहना मुश्किल है, क्योंकि मुकाबला कांटे का है। लेकिन चुनावी मौसम में यह सवाल भी बड़ा हो गया है कि नतीजों के बाद लालू यादव और नीतीश कुमार का सियासी भविष्य क्या होगा। बिहार में चुनावी फिजा गरमाई तो लालू यादव अपने बेटे की मदद के लिए फ्रंट पर आ गए, लेकिन सवाल है कि उनकी मौजूदगी कब तक रहेगी। तेजस्वी यादव आरजेडी के उत्तराधिकारी बन चुके हैं, लेकिन सफलता का भी इंतजार है। ऐसे में जहां तक आरजेडी के भविष्य का सवाल है, वो उसका माई समीकरण काफी मजबूत है, और तेजस्वी यादव अब पार्टी को A to Z यानी सभी वर्गों की पार्टी बनाने में लगे हैं। युवाओं के बीच तेजस्वी की पैठ आरजेडी के लिए बड़ी उम्मीद है। इसीलिए अगर जीत मिली तो लालू की विरासत बनी रहेगी, साथ ही आरजेडी को और नया और आधुनिक चेहरा भी मिलेगा। लेकिन मुश्किल यह है कि आरजेडी पूरी तरह लालू यादव के करिश्मे पर टिकी है। इसीलिए लालू के बाद पार्टी के लिए सामाजिक समीकरण को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगा। दूसरी ओर अगर नीतीश कुमार और जेडीयू की बात करें तो इस पर कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। ऐसा माना जाता है कि जेडीयू में कैडर से ज्यादा नीतीश का करिश्मा बोलता है। फिलहाल जेडीयू के पास नीतीश का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पार्टी में ऐसा कोई चेहरा नहीं दिखता जो नीतीश कुमार जितना सर्वमान्य हो। नीतीश ने अति पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को जोड़कर जीत का जो आधार बनाया, भविष्य में उस वोट बैंक को बचाने की बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरह हाल के सालों में जेडीयू का प्रदर्शन कमजोर हुआ है, उससे ये कहा जा रहा है कि अगर इस चुनाव में जेडीयू को जीत नहीं मिली तो उसमें बिखराव का संकट खड़ा हो सकता है। एनडीए में जेडीयू के बड़े भाई वाले किरदार खत्म हो चुका है, इसलिए यह आशंका भी है कि चुनावी हार होने पर या तो जेडीयू खत्म हो जाएगी या उसके एक बड़े धड़े का बीजेपी में विलय हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या जेडीयू खत्म होगी और क्या
क्या किसी बड़े धड़े का बीजेपी में विलय होगा? समीर जी, ऐसी संभावना देखते हैं आप? निश्चित रूप से, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसी समय का इंतजार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अब नीतीश कुमार के पास बहुत लंबा समय बचा नहीं, वो 74 साल के हो गए और जो स्वास्थ्य है उनका, तो 6-8 महीने साल भर से ज़्यादा नीतीश कुमार के पास राजनीतिक भविष्य नहीं है। और नीतीश कुमार भी इस बात के लिए जिम्मेदार है जिस तरीके से जेडीयू जो स्थिति में चली गई। नीतीश कुमार ने कोई दूसरी लीडरशिप तैयार नहीं की, नीतीश कुमार ने कोई अपना सेकंड लीडरशिप तैयार नहीं की, भाई मेरे बाद जेडीयू को यही लीड करेगा। नीतीश कुमार ने सभी बड़े नेताओं को, अब देखिए जब नीतीश कुमार आए तो उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को पहले निपटाया, पार्टी में तमाम नेताओं को निपटा के निर्विवाद नेता बने और पूरी पार्टी को अपनी मुट्ठी में रखा। उसका खामियाजा अब नीतीश कुमार की पार्टी भुगत रही है, क्योंकि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता, उनके जाते ही कोई किसी को नेता मानेगा नहीं। जैसे गांधी परिवार, कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कोई दूसरा चलता नहीं है, वैसे ही नीतीश के अंदर नीतीश चले जाएंगे। कोशिश बेटे को लाने की हो रही थी, लेकिन बेटा इतना लंबा 50 साल के हो गए, अब लाकर वो क्या करते, कुर्मी कोयरी के वोट बैंक के अपने संगठन में नीतीश कुमार लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से रहे। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद पूरा मैदान खाली वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी वहां अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर भी लल्लन सिंह, संजय झा की आपस में नहीं पड़ती, तमाम नेताओं में ईगो का क्लेश है। तो बंटवारा हो चुका है, सबने तय कर लिया है कि जब सत्ता का बंटवारा होगा तो किसको केंद्र की राजनीति करना है, किसको प्रदेश की राजनीति करना है। और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में एक्सपर्ट है कि वो सबको साध लेगी। वो लल्लन से भी कहेगी, वो संजय झा को भी साधेगी, वो प्रदेश के नेताओं को भी साधेगी, सबको उनके हैसियत और उनके सम्मान के हिसाब से पद देगी। और मुझे लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड का भविष्य भारतीय जनता पार्टी में विलय होने वाला है। अब विलय का मतलब यह है कि या तो नीतीश कुमार विलय कर देंगे या बड़े नेता विलय कर देंगे, नहीं करेंगे तो बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा, छोटा हिस्सा है वो अपने नाम से जनता दल यूं चलाते रहेंगे, कोई दूसरी जनता दल बना लेंगे, कोई कांग्रेस में चला जाएगा। फिलहाल मुझे लगता है कि ये बड़ी पार्टी जाएगी। अब इस पे ध्यान प्रशांत किशोर का भी है, इसी पे ध्यान तेजस्वी यादव का भी है और इसी पर ध्यान भारतीय जनता पार्टी का भी है। तीनों पार्टियों का इसके ऊपर ध्यान है। एजाज साहब, मुझे बताइए, तेजस्वी यादव, क्या एमवाय का पूरा वोट बैंक लालू यादव से तेजस्वी यादव को शिफ्ट हो चुका है या उस प्रक्रिया में अभी भी और वक्त लगेगा? आपका क्या मानना है? देखिए दीपक जी, आपकी जो सोच है उस सोच से बड़ा सोच तेजस्वी जी का है। तेजस्वी जी सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने पर विश्वास करते हैं। उन्होंने जब नौकरी और रोजगार दिया तो उसमें समीकरण नहीं देखा, उसमें सभी वर्गों को समायोजित किया और सभी वर्गों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आया, जो नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखा, वो अगर आप नहीं महसूस किए तो गलती आपकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी जी का जो सोच है वो अभी टिकट वितरण में भी आपको दिख रहा होगा। तेजस्वी जी हर वर्गों के साथ न्याय करना चाहते हैं और हर वर्गों को न्याय की परिधि में ला करके उनको सम्मान देना चाहते हैं और सम्मान देते रहे। जबकि जो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं संकुचित मानसिकता के साथ जो नफरत वाली राजनीति करती है, जो एक वर्ग को हाशिए पर रख करके राजनीति को आगे बढ़ाती है, उस पर आप लोग कभी चर्चा नहीं करते हैं। आप एक वर्ग को समाज के बीच आप से फिर मेरे पे आ गए। अरे भाई, मैं बीजेपी नहीं हूँ एजाज अहमद साहब, मैं बीजेपी नहीं हूँ। मैं बीजेपी नहीं हूँ, कहने तो नहीं होगा, लेकिन जो सोच है और जिस तरह की भाषा होती है। अरे एजाज साहब, आज दिवाली है, धनतेरस से बधाई दीजिए, आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जबकि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। आपको जितना टाइम चाहिए उतना दिया। दीपक जी आप नहीं क्यों करते हैं? जब तेजस्वी जी ने A to Z की बात की, A to Z का तो आपने बोल तो दिया A to Z की बात की, तो उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? ठीक है एजाज जी रुक जाइए, नवीन जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। नवीन जी बताइए। देखिए, तेजस्वी जी की आप काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है, उचित है, आपके पार्टी के नेता हैं। लेकिन जब लालू यादव और तेजस्वी में हम कंपेयर करते हैं तो लालू प्रसाद को देखिए, बहुत सारे क्रिटिसिज्म के कारण हो सकते हैं, लेकिन लालू यादव जितना पब्लिक के बीच में रहते थे, सारे वर्कर से मिलते थे, दिन भर पत्रकार उनके पास रहता था। तेजस्वी यादव में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है कि एरोगेंस जो है वो ऊपर से नीचे तक दिखाई देता है, जिसके कारण लालू यादव जिस तरीके से पार्टी को एक साथ लेकर चलते थे और बिहार की जनता को उनका एक बहुत बड़ा वर्ग का समर्थन उनको रहता था, वो तेजस्वी में उस तरह का करिश्मा नहीं है। सेकेंडली, जो A to Z कह देना बहुत आसान है कि हम A to Z को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या अखिलेश ने जिस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया उत्तर प्रदेश में, क्या बिहार में उस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन 2020 में हुआ और क्या इस बार होने वाला है? अगर आज हम एजाज जी की बात को मानेंगे कि अगर
30% टिकट ये मुस्लिम और यादव को दें और 70% दूसरे कास्ट के लोगों को दे दें, तब हम मानेंगे कि A to Z का कोई मतलब है। लेकिन अगर जहां 30% पॉपुलेशन को जब 60% टिकट दे देंगे आप, तो हम नहीं मानेंगे कि A to Z का मतलब केवल नारेबाजी के अलावा कोई है। तो तेजस्वी यादव और लालू यादव में बहुत अंतर है, और तेजस्वी यादव लालू यादव बन ही नहीं सकते हैं, उनको बहुत हम्बल बनना पड़ेगा उसके लिए। लालू प्रसाद में 50 बुराई हो सकती है, इसलिए लालू एक्सेसिबल थे हर आदमी के लिए, तेजस्वी नहीं है। आप जाकर देख लीजिए, तेजस्वी नहीं है एक्सेसिबल बिहार में। ठीक है, और यही परिवारवाद की पार्टी का समीर जी, परिवारवाद। अब सवाल यह उठता है कि एक तरफ नीतीश का करिश्मा और दूसरी तरफ लालू यादव का करिश्मा, और इस सब के बीच परिवारवाद की राजनीति। क्या निशांत कुमार अगर नीतीश कुमार की जगह आते तो ये जनता दल यूनाइटेड का बिखराव कम हो सकता था? आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि निशांत कुमार आते तो जनता दल यूनाइटेड का बिखराव करता है। कोशिश की जाती कि भैया नीतीश के बेटे हैं तो बना दो। नीतीश कुमार ने कभी भी निशांत कुमार को पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं दिया। अब जनता को समझने में समय लगेगा, और 50 साल 51 साल की राजनीति के बाद वो आएंगे। अब ये बात ठीक है, ये उदाहरण दिया सकता है कि उड़ीसा में भाई बिजू पटनायक के बाद नवीन पटनायक इतनी उम्र के बाद राजनीति में सक्रिय नहीं रहे, नौकरी छोड़कर आते हैं, और उन्होंने जिस तरीके से उड़ीसा के अंदर 22 साल शासन किया, वो अलग व्यक्तित्व थे। निशांत कुमार मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं पाता है। नीतीश कुमार अब एक जनता दल यूनाइटेड के लिए एक संपत्ति भी और एक बोझ भी बन चुके हैं, क्योंकि उनके बाद पार्टी के पास कोई दूसरा लीडर नहीं है। तो भगदड़ मचना तय है, बस चुनाव का परिणाम आ जान दीजिए, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के अंदर टूट होना तय है। आपको लगता है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर टूट होगी? मनोज कुमार मनु जी के पास चलते हैं। मनोज कुमार मनु जी, आपको लगता है कि पार्टी एकजुट रह पाएगी चुनाव परिणाम आने के बाद? और अगर गलती से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो ऐसे में क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो दीपक जी मैं ये कहूं कि अब भविष्य में क्या होगा इसकी बात तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना हमें विश्वास है कि पार्टी एकजुट रहेगी। ये दो चीज अभी हमें फिलहाल संभव नहीं लग रहा है, आगे कौन आ जाए नहीं आ जाए, क्योंकि जदयू नीतीश कुमार जी की सीटी हुई है और बहुत सारे लोग हैं कि उसको चलाने की क्षमता रखते हैं। वो तो समय पर आएगा कि कौन इसको चला सकते हैं। जहां तक नहीं, दो एक मिनट और आपका मैं समय लूंगा दीपक जी। जहां तक लालू जी की बात है, लालू जी जरूर एक सिफारसार हुए, सामाजिक न्याय के पुरोधा हुए, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। इससे हम भी इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एजाज जी उस समय बहुत छोटे थे, जिस समय कर्पूरी ठाकुर जी के निधन के बाद वो विपक्ष के नेता बने थे। मैं वहां उपस्थित था, तो मैं सब कुछ उनको उस समय से ही मैं देखता हूं। लेकिन ये जो कर रहे हैं बार बार कि A to Z, तो इसको लालू जी ने भी नहीं किया, और लालू जी के जाने का कारण भी यही हुआ, क्योंकि A to Z उनके साथ भी थे, लेकिन जब जेल जाने लगे तो मुख्यमंत्री के लिए उनके पत्नी याद आया। जब भी सत्ता में आते हैं तो विपक्ष के नेता के लिए उनके पुत्र ही सामने आते हैं, दूसरा कोई आदमी नहीं है A to Z में। या जब विधान परिषद में विपक्ष की नेता की बात उठती है तो राबड़ी देवी के सिवा और कोई दूसरा आदमी नहीं है। तो ये सब है, अब ये सब बीती बात हो चुकी है। अब इस पर ज्यादा हमको कि ये है वो है ये मैं नहीं बोलने वाला हूँ। मैंने यही कहा दीपक जी, उस दिन भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, अगर हमारा काम हुआ होगा बिहार की जनता के लिए, जिस कारण 2005 से नीतीश जी को मुख्यमंत्री के रूप में ही देखती है। और मैं एक बात समीर जी से अदब के साथ, क्षमा के साथ कहना चाहूंगा कि हमारी सीट 2020 में कम हुई या राजद की बढ़ी, तेजस्वी यादव के बढ़ी, इसमें ना तेजस्वी यादव के प्रति जनता का कोई ज्यादा समर्थन था न था। अगर चिराग पासवान जी चलिए यही रुकेंगे होते तो राजद की ये सीट नहीं बढ़ती। ठीक है, यहीं रुकेंगे। मनोज दास मनु जी, आप तमाम मेहमान मेरे साथ आए, आप जुड़े, आपने ये थॉट हमारे साथ शेयर किए, और बात भी कितनी दिलचस्प थी। बात किसकी थी? महासंग्राम, अंतिम महासंग्राम। और ये अंतिम महासंग्राम है किसके नाम? तो अंतिम महासंग्राम किसके नाम, इस पर हमारी पल पल की अपडेट आपके साथ इसी तरीके से लगातार जारी रहेगी। चलते चलते आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी समीर जी, नवीन जी आपको भी, मनोज जी आपको भी, एजाज जी आपको भी, हमारे तमाम दर्शकों को भी। और चलते चलते यही कहना चाहूंगा, आप सब दीपावली के दिन स्वस्थ रहें,
मस्त रहें, आनंद में रहें, यही मेरी मंगल कामना है। आज की हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन लाइव न्यूज़ पर, लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स।